प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे संविधान के भाग 2 के बारे में। इसके पहले के वीडियो में पिछले हफ्ते अगर देखा जाए तो हम लोगों ने भूगोल के बारे में पढ़ा। भूगोल का पहला अध्याय हम लोगों ने देखा, भारत एक सामान्य परिचय। उसके पहले जब इस चैनल की शुरुआत हुई तो हमने शुरुआत की थी, जो सब्जेक्ट था वो था संविधान से। तो संविधान सभा के गठन के बारे में हमने पढ़ा, संविधान के भाग 1 के बारे में पढ़ा, राज्यों के पुनर्गठन के बारे में पढ़ा, और आज हम पढ़ेंगे संविधान के भाग 2 यानी नागरिकता, सिटीजनशिप के बारे में। जो लोग अभी हमसे जुड़े हुए हैं या शीघ्र ही जुड़े हुए हैं 1-2 दिन में, वो पीछे जा कर के प्ले स्टोर में सारे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, तो अब शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो संविधान से है। संविधान का भाग 2, संविधान के भाग 2 में दिया हुआ है नागरिकता, और अनुच्छेद के हिसाब से देखें तो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में नागरिकता का वर्णन किया गया है। ठीक है, नागरिकता यानी सिटीजनशिप, संविधान का भाग 2, अनुच्छेद 5 से लेके 11। इसके पहले संविधान का भाग 1 था संघ और उसके राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक। अब नागरिकता क्या है? नागरिकता के संदर्भ में किसको हम कहेंगे नागरिकता? कैसे मानेंगे कि ये व्यक्ति इस देश का नागरिक है? तो उस संदर्भ में एक छोटी सी परिभाषा अगर देखी जाए तो नागरिकता राज्य और व्यक्ति के बीच कानूनी संबंध है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति राज्य के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करता है तथा राज्य उसे इसके एवज में कुछ संरक्षण प्रदान करता है। तो नागरिकता की एक छोटी सी परिभाषा है। सीधे सीधे देखा जाए तो जब तक अगर जो भी व्यक्ति अपने देश का नागरिक है, उस देश का नागरिक तभी कहलाएगा जब वो अपने देश के प्रति अपनी पूरी निष्ठा रखता हो। अगर वो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होता है तो जिस सरकार को, जैसे भारत का है तो भारत सरकार चाहे तो उसकी नागरिकता ले सकती है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर संविधान के अंगीकृत करने की बात की जाए कि संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत किया, तो एक डेट अपने पास आती है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया था। पीछे हम लोगों ने क्लास में देखा ही है। तो वहाँ ध्यान रखना है कि कुछ अनुच्छेद उसी दिन लागू हो गए थे, तो नागरिकता के संबंधित भी अनुच्छेद उसी समय लागू हो गए थे, लेकिन केवल 5 से लेके 9 तक, यानी 10, 11, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो ये ध्यान रखना है कि नागरिकता के अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 9 तक के प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। ठीक, अब देखते हैं नागरिकता से संबंधित अनुच्छेदों के बारे में। तो ये नागरिकता जो भाग 2 है, इसमें जो अनुच्छेद बनाए गए हैं उनके तहत कैसे किसी व्यक्ति को नागरिक माना जाएगा, कैसे किसी व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी, और क्या कंडीशन होगी कि उस व्यक्ति से नागरिकता ले ली जाएगी, और साथ ही साथ नागरिकता से संबंधित नियम कौन बनाएगा, किसी व्यक्ति की नागरिकता छीननी हो तो कैसे छीनी जाएगी, ये सारा प्रावधान अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में दिया हुआ है। एक एक अनुच्छेद को देखते हैं। अनुच्छेद 5 की बात कर लें तो अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, ये इसकी हेडिंग अनुच्छेद 5 की। अगर सीधे सीधे पूछे कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का उल्लेख करने वाला अनुच्छेद, तो अपना आंसर होगा अनुच्छेद 5। ठीक है, संविधान के प्रारंभ की तारीख से प्रत्येक व्यक्ति इस देश का नागरिक समझा जाएगा जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है, तथा के बाद यह अनुच्छेद बढ़ जाता है 3 भागों में। ठीक है, इन 3 भागों में देखें तो पहला है उसका जन्म भारत में हुआ हो, यानी नागरिक कैसे माना जाएगा भारत का कि उसका जन्म भारत में हुआ हो, या दूसरी कंडीशन है इसमें उसके माता पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो, यानी उस व्यक्ति के माता पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो। तीसरी कंडीशन ये है संविधान प्रारंभ होने से ठीक पहले। अब यहाँ पे ध्यान रखना है संविधान प्रारंभ होने से ठीक पहले, यानी हम कौन सी डेट माने संविधान प्रारंभ होने की, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950। तो यहाँ ध्यान रखना है कि संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित किया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो इसलिए यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जहाँ भी ये शब्द लिखा हो संविधान प्रारंभ होने से ठीक पहले या संविधान प्रारंभ होने की तारीख, तो हमें ध्यान रखना है कि 26 जनवरी 1950 ही वो तारीख होगी। ठीक है, तो ये 3 अनुच्छेद 5 के तहत ये 3 प्रावधान हैं जो ये बताते हैं कि अगर भारत का नागरिक है या उसको नागरिकता कैसे दी गई,
ठीक है, यानी एक बार फिर रिपीट करते थे, उसका जन्म भारत में हुआ हो, दूसरा उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, तीसरा संविधान प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा हो, भारत का नागरिक होगा। ठीक है, इसके बाद अगला जो हमको देखना है वो है अनुच्छेद 6। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 6। अनुच्छेद में 6 में अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 6 क्या कहता है? अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार। प्रव्रजन का मतलब माइग्रेशन। ठीक है, यानी जब देश का विभाजन हुआ तो एक समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच कि जो व्यक्ति भारत में रहना चाहे वो भारत में रहेगा, जो पाकिस्तान में रहना चाहे वो पाकिस्तान में रहेगा। और जब देश आज़ाद हुआ तो भारत ने तो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया, तो पाकिस्तान ने भी ऐसा तय किया था कि वो भी अपने आप को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करेगा। लेकिन आगे चल के जो समस्या वो आई कि पाकिस्तान अपनी बात से मुकर गया और उसने अपने आप को इस्लामिक कंट्री घोषित कर दिया। तो इस संदर्भ में उसने जो है वहाँ के हिंदुओं से ऐसा कहा कि जो भी है जितना जल्दी हो सके पाकिस्तान छोड़ दे। तो इस संदर्भ में ये ध्यान रखना है कि कई लोग पाकिस्तान से, कई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अनेक लोग भारत की तरफ आए और ऐसे ही अनेक लोग भारत से पाकिस्तान की तरफ गए। ठीक है, तो उनके लिए अनुच्छेद 6 संविधान में जोड़ा गया और उसमें कुछ प्रावधान जोड़े गए। जैसे इसकी शुरुआत होती है कि अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाला व्यक्ति संविधान के प्रारंभ की तारीख से भारत का नागरिक समझा जाएगा। ठीक है, इतना तो कह दिया गया कि अनुच्छेद 5 में कोई बात हो। अब अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी अगर ऐसा शब्द कहा गया तो इसको सीधे सीधे लेना है भारत शासन अधिनियम 1935 से, यानी कि यहाँ जो भी प्रावधान बनाए जा रहे हैं संविधान के अगर प्रारंभ होने से पहले की बात की जा रही है या अनुच्छेद 6 की ही बात कर लें, तो यहाँ अगर हम अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी अगर इसको लागू करें तो ऊपर है उसका जन्म भारत में हुआ हो, तो यहाँ कौन सा भारत होना चाहिए? यानी वो भारत जो भारत शासन अधिनियम 1935 में था। ठीक है, तो इस अनुच्छेद 6 में ही 2 प्रावधान बनाए गए, 1 और 2, जो 2 भागों में बटे हुए हैं। ठीक, तो जो ये पहला प्रावधान अनुच्छेद 6 में वो क्या कहता है कि वह या उसके माता पिता में से कोई, यानी जो व्यक्ति भारत आया है वो या उसके माता पिता में से कोई या उसके पितामह या पितामही यानी दादा या दादी या मातामह या मातामही यानी नाना या नानी में से कोई भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा हो। यानी इनमें से कोई भी, चाहे वो व्यक्ति, चाहे उसके माता पिता, चाहे उसके दादा दादी, चाहे उसके नाना नानी, इनमें से अगर कोई भी व्यक्ति भारत शासन अधिनियम 1935 के भारत में अगर जन्मा है, ठीक है, तो वो भारत का नागरिक हो सकता है अगर वो भारत में आ गया है तो। दूसरी व्यवस्था इसमें क्या की गई कि वह व्यक्ति जिसने 19 जुलाई 1948, एक डेट दे दी गई 19 जुलाई 1948 की, ठीक है, ये क्राइटेरिया बनाया गया 19 जुलाई 1948। जब देश का बंटवारा हो गया तो जब दोनों देशों के बीच ये समझौता हुआ कि ठीक है, जो पाकिस्तान रहना चाहे पाकिस्तान रहे, जो भारत में रहना चाहे भारत में रहे, या जो पाकिस्तान से भारत आना चाहे वो इधर आ जाए, जो भारत से पाकिस्तान जाना चाहे वो उधर चला जाए। तो इसी संदर्भ में एक डेट निर्धारित की गई, वो डेट थी 19 जुलाई 1948। क्या कहा गया उसमें? वह व्यक्ति जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में प्रव्रजन किया हो, यानी कि वो व्यक्ति पाकिस्तान से 19 जुलाई 1948 के पहले आ गया हो तथा अपने प्रव्रजन की तारीख से भारत राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा हो। यानी कि जब वो भारत आ गया माइग्रेशन करके तो वो मामूली तौर से भारत के राज्य क्षेत्र में रह रहा हो। अभी मामूली तौर है क्या, इसके आखिरी में देखते हैं। ठीक है, मामूली तौर से भारत के राज्य क्षेत्र में निवासी रहा हो। और इसी में जो है अगला प्रावधान जो है वो जुड़ा हुआ है, वह व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 को या उसके पश्चात, यानी 19 जुलाई 1948 से पहले वाला तो हो गया कि उसमें है अगर वो आ गया और मामूली तौर से भारत में रह रहा है तो भारत का नागरिक समझा जाएगा। लेकिन यहीं एक और व्यवस्था दी गई, जो 19 जुलाई 1948 को आया हो या 19 जुलाई 1948 के बाद आ रहा हो, उसके लिए क्या किया जाए? हो सकता है कोई लेट हो गया हो, तो उसके लिए एक व्यवस्था दे दी गई कि ठीक वो आ रहा है तो आए, लेकिन यहाँ आने के बाद उसको करना होगा आवेदन। आवेदन करने के बाद सक्षम अधिकारी या सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी
उसको भारत के नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत करेगा, यानी पंजीकृत करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यहाँ पे सबसे आखिरी में इसी अनुच्छेद के एक चीज़ जोड़ दी गई है कि परंतु ऐसा व्यक्ति जो आवेदन की तारीख से ठीक पहले से कम 6 माह तक भारत के राज्य क्षेत्र का निवासी नहीं रहा है, वह नागरिक के तौर पर रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा। यानी ये कहा गया कि जो भी पाकिस्तान से आया, तो यहाँ तो उनका घर था नहीं, तो उनको रिफ्यूजी कैंप में रखा गया, शरणार्थी कैंपों में। वो उस कैंप में रहने के बाद आवेदन कर दिया कि हम भारत आ चुके हैं, हमको भारत की नागरिकता चाहिए। तो ये 6 महीने का जो बैरिएशन लगाया गया, कि 6 महीने का बैरियर क्यों लगाया गया? चाहते तुरंत नागरिकता दे देते, लेकिन समस्या ये थी कि अगर वो पाकिस्तान से आया है, हो सकता है उसके मन में पाकिस्तान वाले ही कुछ भावना रही, या आए भारत में भारत की नागरिकता लेने के लिए, लेकिन मन से वो पाकिस्तान के लिए जो है काम करे। तो इस संदर्भ में 6 महीने रहना अनिवार्य कर दिया गया कि 6 महीने वो रहेगा, उसके बाद ही हाँ वहाँ रजिस्टर में नाम चढ़ गया कि ठीक ये पाकिस्तान से आया, अब देखते हैं आगे क्या होगा। पूरी जाँच कर लेने के बाद उसको भारत का नागरिक घोषित कर दिया जाता था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं किसी भी एग्जाम में। हाँ, लेकिन जानना जरूरी है कि क्या हुआ था, अगर पाकिस्तान से जो भारत आए उनको नागरिकता किस आधार पर दी गई, तो वो होगा आंसर अनुच्छेद 6। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 7। ठीक है, तो देखते हैं अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? अनुच्छेद 7 कह रहा है कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। प्रव्रजन यानी माइग्रेशन, यानी भारत से जो आदमी पाकिस्तान चले गए या भारत से जो लोग पाकिस्तान चले गए उनके लिए क्या, तो उनके लिए व्यवस्था दी गई अनुच्छेद 7 में। क्या कहा गया कि अनुच्छेद 5 व 6 में किसी बात के होते हुए भी, ठीक है, जैसा 5 में कहा गया, जैसा 6 में कहा गया, अगर ऐसी किसी बात का वो पालन कर रहा है वो व्यक्ति, यानी उसका जन्म भारत में हुआ, उसके माता पिता में से, उसके दादा दादी में से, उसके नाना नानी में से किसी का भी जन्म अविभाजित भारत यानी 1935 के भारत में हुआ हो, तब भी अनुच्छेद 5 व 6 की बातों के होते हुए भी कोई व्यक्ति, ठीक है, भले ही 5-6 का पालन कर रहा हो, लेकिन अगर वो व्यक्ति 1 मार्च 1947, ठीक है, ये डेट याद रखनी है, 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र से, यानी 1 मार्च 1947 के बाद अगर वो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया, यानी कि प्रव्रजन कर गया या कहते माइग्रेट कर गया, पाकिस्तान चला गया, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। ठीक है, यानी अनुच्छेद 7 इस बात को बताता है कि जो व्यक्ति बंटवारे के समय 1 मार्च 1947 को भारत से पाकिस्तान चले गए वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। ठीक है, तो क्या समझे हम लोग? 5 में नागरिकता के बारे में बताया गया, 6 में ये बताया गया कि जो पाकिस्तान से भारत आए उनको नागरिकता किस प्रकार की दी जाएगी, 7 में ये बताया कि जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान की तरफ चले गए उनकी नागरिकता भारत की समाप्त समझी जाएगी, यानी कि वो भारत के नागरिक नहीं समझे जाएंगे। ठीक है, अब अनुच्छेद 8 देखते हैं। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। तो पहले तो एक शब्द हमको देखना है, भारतीय उद्भव। ठीक, ये भारतीय उद्भव क्या है? अब यहाँ भारत पाकिस्तान को कोई मामला नहीं है। ठीक है, 8 में ये ध्यान रखना है कि जैसे मान लेते हैं किसी के माता पिता हैं, वो चले गए अमेरिका, नागरिकता ले ली अमेरिका की, लेकिन उनका जन्म हुआ था पहले भारत में, तो वो हो गए भारतीय उद्भव के। या उनके माता पिता में से किसी का जन्म हुआ था अगर भारत में, तो उनको कहा जाएगा भारतीय उद्भव, यानी सीधी भाषा में कहें तो उनको कहेंगे भारतीय मूल का। ठीक है, तो अनुच्छेद 8 उनके लिए बनाया गया है। ठीक, ये अनुच्छेद क्या कहता है? अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए, ठीक है, अनुच्छेद 5 की किसी बात का वो पालन कर रहा हो, होते हुए भारतीय मूल का व्यक्ति, ठीक है, शब्द क्लियर है कि भारतीय मूल का व्यक्ति होना चाहिए, भारतीय नहीं, भारतीय मूल का, यानी माता पिता, उसका जन्म या उसके दादा दादी नाना नानी का जन्म भारत में हुआ हो तो वो हुआ भारतीय मूल का। तो यहाँ वो व्यक्ति जो लिखा हुआ है, तो व्यक्ति से तात्पर्य इस बात का है कि भले उसका जन्म जैसे भारतीय मूल का है तो भारत आना जाना तो उसके माता पिता का लगा ही होगा, हो सकता है उसका जन्म भारत में हो गया हो। तो इस संदर्भ में ये ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 5 के तहत वो नागरिक नहीं समझा जाएगा। रीजन कि उस समय उसके माता पिता भारत के नागरिक नहीं हैं, हाँ भारतीय मूल के हैं लेकिन भारत के नागरिक नहीं हैं। समझ में आया? तो इसी संदर्भ में बनाया गया अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भारतीय मूल का व्यक्ति यदि भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर पर निवास करता है, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि वो व्यक्ति
भारत के बाहर मामूली तौर पे निवास करता है, ठीक है, करता है, तो वह आवेदन द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो उसके लिए उसे करना होगा आवेदन, और आवेदन करने के बाद उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है, ठीक है। ये अनुच्छेद 8। अब इसी अनुच्छेद 8 को ये ध्यान रखना है कि आगे चल के नागरिकता अधिनियम बनाया गया 1955, तो उसमें इस चीज़ को शामिल किया गया। वो हम देखेंगे कि कैसे कैसे भारतीय उद्भव के लोगों को नागरिकता भारत की दी जाती है, ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 9 में। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना, ठीक है। अनुच्छेद 9 याद रखना है। अनुच्छेद 9 पूछता है कि किस अनुच्छेद के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना, अनुच्छेद 9 सीधे सीधे कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर लेता है तो वह अनुच्छेद 5, 6 व 8, ठीक है, 5, 6, 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा, ठीक है। भले वो अनुच्छेद 5 का पालन करता हो, अनुच्छेद 6 का पालन करता हो, अनुच्छेद 8 का पालन करता हो, लेकिन अगर उसने किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर ली है तो भारत का नागरिक नहीं होगा। तो एक सीधी सी बात यहाँ ध्यान रख लेनी है कि अगर भारत का नागरिक होना है तो किसी अन्य देश की नागरिकता हमको छोड़नी होगी, ठीक है। तो यह अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 9 ध्यान में रखना है। ये कई बार पूछा हुआ, ये पूछता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो किस अनुच्छेद के तहत उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी, तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 9। अब आते हैं अनुच्छेद 10 पे। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, ठीक है। कैसे बने रहेंगे नागरिकता के अधिकार? तो यहाँ अनुच्छेद 10 मैं पढ़ के बता रहा हूँ। प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसे विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए भारत का नागरिक बना रहेगा, ठीक है। तो इतना क्लियर है कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक है या भारत का नागरिक उसको समझा जा रहा है, उस विधि के अधीन ही वो नागरिक है जैसी विधि संसद ने बनाई है, ठीक है। ये अधिकार किसको दिया गया? संसद को, कि नागरिकता कैसी होगी, क्या होगा, तो संसद द्वारा बनाई गई विधि के आधार पर ही अनुच्छेद 10 के तहत वो भारत का नागरिक समझा जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 क्या कर रहा है? संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना, ठीक है। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। विनियमन का मतलब कि नागरिकता से संबंधित नियम अगर किसी को बनाना होगा तो कौन बनाएगा? तो यहाँ ध्यान रखना है कि पूरे भारत में कोई भी नियम बनाने की बात आए, किसी भी भाग के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो वो नियम बनाएगी संसद, ठीक है। तो अनुच्छेद 11 में संसद को यह अधिकार दिया गया कि नागरिकता के संदर्भ में जो भी उपबंध हो, जो भी नियम बनाने हो, वो बनाएगी संसद, ठीक है। तो नागरिकता कैसे ली जाए, किसी व्यक्ति नागरिकता कैसे छीनी जाएगी, ये सारे संदर्भ में नियम बनाएगी संसद। तो अनुच्छेद 11 का ही प्रयोग करके संसद ने आगे चल के नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे और अगली वीडियो जो हम बनाएंगे, यानी हमने यहाँ अनुच्छेद 11 तक देखा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि नागरिकता वाले इस भाग से जो अनुच्छेद है, अनुच्छेदों से सिर्फ या तो 5 से क्वेश्चन अधिक बने हुए हैं या तो 9 से। हाँ, कुछ कुछ कंडीशन में बनाने को तो कहीं से बना सकते हैं, लेकिन 5, 9 से सबसे अधिक बने हैं, और उसके बाद 10 और 11 से। और 10 और 11 में थोड़ी सी दिक्कत यह है कि जब 10 और 11 से पूछता है ना, तो वहाँ अगर दोनों ऑप्शन में तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो वो कन्फ्यूजन कैसे दूर करना है कि अगर विनियमन किया जाए, यानी विधि बनाने की बात की जाए कि नागरिकता से संबंधित विधि संसद किस अनुच्छेद के तहत बनाएगी, तो 11, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा हो कि किसी व्यक्ति की नागरिकता बनी रहे, या किसी व्यक्ति की नागरिकता किसके अधीन बनी रहेगी, या किस अनुच्छेद के अधीन संसद द्वारा बनाए गए नियमों के तहत बनी रहती है, तो वो आंसर होगा अनुच्छेद 10, ठीक। हाँ, तो ये अमूमन जो है सिविल सर्विसेज में जो है 9, 10 और 11 से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अगर वनडे एग्जाम की बात की जाए तो अनुच्छेद 5 या अनुच्छेद 9 से, और उसके बाद जो क्वेश्चन बनते हैं नागरिकता से, वो बनते हैं नागरिकता अधिनियम 1955। तो अभी हमने क्या देखा? अनुच्छेद 11 के संदर्भ में, अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता के संदर्भ में विधि बनाने की शक्ति दी गई संसद को। तो इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया देश की आज़ादी के बाद। क्योंकि इन अनुच्छेदों को अगर पढ़ा जाए 5 से 11 तक, तो कई जगह चीज़ें उलझी हुई हैं, जैसे 6 और 7। तो 6 और 7 की उतनी जरूरत तो है नहीं हमको, देश आज़ाद हो गया, जिसको इधर आना था इधर आ गया, जिसको उधर जाना था उधर चला गया। अब 8 में भी मामला थोड़ा सा उलझा हुआ था,
हाँ 9 क्लियर है, 5 क्लियर है। तो उस संदर्भ में ये ध्यान रखना है कि संसद ने थोड़ा सा इसमें जो है इन्हीं अनुच्छेदों के अधीन रहते हुए, यानी अनुच्छेद 11 के अधीन रखते हुए नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया, जिसमें समय समय पर उसने संशोधन भी किया। तो इस वीडियो को हम यहाँ तक रहने देंगे, अनुच्छेद 11 तक। नेक्स्ट वीडियो जो अपनी होगी उसमें हम देखेंगे नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि वीडियो को थोड़ा छोटा करना था, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बोला गया। तो अगर हो सके तो जैसा बोला गया है जिस अनुच्छेद के साथ, वैसा जो है एक नोट्स बनाइए तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अब हम लोग जो वीडियो बनाएंगे या जो क्लास रिकॉर्ड की जाएगी वो अमूमन 10 से 11 के बीच में ही अपलोड की जाएगी। ठीक है, इससे सबको असुविधा रहेगी, जो क्लास हमारी मिस हो जाती है वो भी मिस नहीं होगी। हाँ, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और भी जो विद्यार्थी हैं पढ़ने वाले, जिनकी पहुंच कोचिंगों तक नहीं हो पाती, जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं और जो पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, गहराई से पढ़ना चाहते हैं, उनको अपने इस चैनल परिवार से ज़रूर जोड़िए। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अयो